बत्ती का डिक्लेरेशन खुद ईडी ने कर दिया, उससे बेहतर कौन आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ईडी वाले जब आए थे, एक फिल्म लेके थी हमने, जो अजय देवगन की फिल्म थी, जिसमें आए थे ना, तो वो सारा घर खोद देते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है। फिर उन्हें कोई बता देता है कि ये यार ये नक्शा गलत बना है, तो वो लोग दीवार बजा कर देखते हैं ऐसे। तो आप क्या ऐसा कुछ पिलर उलर कुछ बजा के देखे थे? ना खोट रही है ना नीति में खोट रही है, हम कहाँ चक्रियों में फंसेंगे, जीवन भर नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा जीवन हमको, हमारा व्यक्तिगत जीवन हमको कैसे जीना है और सार्वजनिक जीवन कैसे जीना है। तो सारी संपत्ति का डिक्लेरेशन खुद ईडी ने कर दिया, उससे बेहतर कौन आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। काम हुए हैं वो क्षेत्र की जनता के रिक्वायरमेंट के अनुसार हुए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी, जो उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए, उसके आधार पर हम लोगों ने कामों को किया है, कार्यों को। फ्रेंड को एकदम साइड लाइन क्यों कर दे रहे हैं? मैं कभी किसी ओपोनेंट के लिए काम ही नहीं किया। लोग ओपोनेंट के लिए काम करते हैं, इसलिए वो ओपोनेंट पे फोकस करते हैं। मैं तो अपना काम करता हूँ। मैं कहाँ डरा कभी, मैं कहाँ पीछे हटा कभी। मैंने कब किसी बात को सार्वजनिक रूप से चर्चा करने में पीछे हटा। ईडी के दफ्तर में भी जाके मैंने किया, मैंने तो कितने बार ईडी के दफ्तर गया जब बुलाए। जो आपका आवरण रहेगा, सुरक्षा का आवरण, जीत के लिए प्रोग्रेसिव होने का आवरण, वो आवरण क्या हो सकता है? किस आवरण पे बात होगी, किस आवरण के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, आपके शासन में रहे हैं, वो उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? वो आज तक बाहर क्यों नहीं आ पाया? अगर गलत नहीं है तो उनको जमानत होनी चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए। उनको देखिए, सेंसिटिव पॉइंट्स पे सीसीटीवी के सामने और उसके अगल बगल लिखा जाता है कि आप चौंकिए, आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं। लेकिन ऐसे ही सीसीटीवी, अब निगरानी तो छोड़ दीजिए, जनता की पूरी निगरानी हो चुकी है। भिलाई नगर सीट से बात हो रही है और जनता की निगरानी यहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव पर पूरी तरह से पड़ चुकी है। दोनों को टिकट मिल चुकी है। मेरे साथ देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र भाई, क्या हाल चाल है? एकदम कुशल मंगल है, सब कृपा है ईश्वर की। बहुत दिन तड़पाए आपको कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ से ऐलान करने के लिए बहुत दिन समय लग गया कि देवेंद्र यादव लड़ेंगे कि कौन लड़ेंगे। मतलब पशुपेश की स्थिति में यहाँ कुछ सीटों को डाल के रखा था, दुर्ग के लिए भी, वैशाली नगर और आपके लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की सूची 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। पहले हिस्से में बस्तर रीजन की आई और हमारे सीनियर नेताओं की लिस्ट आई, और दूसरे लिस्ट में 56 लोगों की अभी लिस्ट आई। अब कुछ सीटें बची हुई है, मुझे लगता है 6-7 सीटें बची है, जिसका डिक्लेरेशन होना है, उसका आने वाले समय में हो जाएगा। तो जहाँ तक टिकट वितरण और टिकट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी, ये तो एक रीमर क्रिएशन था। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल मैदान में नहीं रहती है, उसका बेसिक वर्किंग स्टाइल ये है कि अफवाह फैलाना, कि किस तरीके गॉसिप्स ऐसी हो, नेगेटिव गॉसिप्स लोगों के बीच में डालना, उसकी वो प्रैक्टिसेस करते हैं। उनके केंद्रीय नेता, केंद्रीय गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच हो जाता है। तो मुख्यतः वो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, यही कहूँगा मैं। अच्छा, जैसे आपके टिकट के लिए चर्चा चलती थी, मतलब आप इंटरनल बातें तो खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे चर्चा चलती थी तो वहाँ पर क्या पशुपेश वाली बात आती थी? क्या ईडी जैसे सब्जेक्ट पे बात होती थी? क्या ये कहा जाता था कि देवेंद्र यादव को आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस हैं? क्या मतलब प्रेम प्रकाश पांडे जी से अब चुनाव लड़ना है, उसके बाद में अगर ईडी का प्रेशर है देवेंद्र पे, इतनी सब बातों पे मतलब कुछ ना कुछ पशुपेश तो रहा होगा वहाँ पर। चर्चा परिचर्चा तो होती है, मंथन, विचार मंथन और गंभीर चिंतन तो होता ही है। ये चीज़ हर पार्टी में होती। देखिए, ऐसा चर्चा जिनके बीच में होती होगी वो ज़्यादा बेहतर जानेंगे और बताएंगे कि क्या चर्चा हुई किस विषय पे। जहाँ तक ईडी का मामला है, तो ईडी के मामले को पूरा देश जानता है, पूरी भारत की जनता जानती है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, भिलाई की जनता जानती है कि ईडी किस लिए यहाँ पे आ रही है। ईडी आती है जहाँ पे विपक्षियों की सरकार है, वहाँ पर दबाव बनाने ईडी आती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जनता के बीच में तो है नहीं। ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से वो चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, जोड़ तोड़ करने की कोशिश करती है। अब देखिए, मेरे ही निवास पे आए, सब कुछ हुआ, क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद कितने बार मुझे बुलाया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सारी चीज़ें तो कर लिया उन्होंने। फिर अंतिम में आप पूरी बात तो मेरी सुनिए। अंतिम में बीजेपी का ट्वीट आता है कि इतने करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी गई। ठीक है, पहले ईडी का ट्वीट आता है, मेरे पास कोई सम्मान नहीं आता, और बीजेपी के नेता पहले ही उसको लेके घूमने लग जाते हैं। और जब सम्मान आता है तो पता चलता है कि देवेंद्र की सैलरी अकाउंट ही अटैच कर पाए, और तो कुछ है ही नहीं उसके पास। तो देखिए, ऐसा है
कि जहाँ तक बात जो है, डिक्लेरेशन आया था उसमें 90 चल अचल संपत्ति, 57 करोड़ रुपए और महंगी महंगी गाड़ियां, इस तरह से डिक्लेरेशन आया था। आपने हालांकि उसका जवाब दिया था। हाँ, आपको ध्यान होगा कि देवेंद्र यादव का क्या था, आपको खुद ही पता है उसमें। देवेंद्र यादव के तो सैलरी अकाउंट अटैच किए और क्या किए। तो देवेंद्र यादव कहीं किसी भी तरह की किसी भी चीज़ में नहीं है। और जहाँ तक बात है, सफाई मैं इसलिए नहीं देने आता क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर देख रहा है और मुझे जवाब देना है तो खुद को देना है और भिलाई की जनता को देना है। और मैं जनता के बीच में जीतता हूँ। भिलाई की जनता मेरे स्वभाव को जानती है, मेरे कार्यों को जानती है और समझती है, और भिलाई की जनता के हिसाब से मैं चलता हूँ। एक गंभीर सवाल है और उसका सभी को समझना उसको बहुत ज़रूरी है कि बिना किसी अपराध के अगर आप चौक चौराहों में अगर आप ऐसे खड़े रहते हैं रात के 12 बजे के बाद में और पुलिस की गाड़ी आती है तो 151 लगाकर उठा के ले जाती है। बिना गलती किए कोई भी पुलिस वाला किसी को नहीं पकड़ सकता। अगर एविडेंस नहीं है तो ईडी किसी को इतना दिन तक कैसे परेशान कर सकती है? आप लोग न्यायालय जाके जो ईडी के अफसर हैं उनकी नौकरी की बर्खास्तगी की मांग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्यों नहीं हो पा रहा है? एकदम सही सवाल है आपका। आपको मैं बताता हूँ, आप अगर कानून को समझेंगे तो अगर एक पुलिसिया कार्रवाई होती है तो उसमें पुलिस को पहले ये प्रूव करना पड़ता है विवेचना के कि ये अपराधी है, ठीक है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन ईडी में ये कानून नहीं है। ईडी बता देगी कि ये आरोपी है, उसको अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैंने ये ऐसा नहीं किया। तो भाई ईडी का जो कागज़ था, मैंने तो पहले भी दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेस एनी अबाउट देवेंद्र यादव, ठीक है। उन्होंने तो मेरे को जो सम्मन भेजा था उसमें लिखा हुआ था कि देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई प्रूफ हमको नहीं मिला, लेकिन इनको कनेक्ट करना है खैरागढ़ इलेक्शन के मामले में, तो उन्होंने कर लिया। वो उनका अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि उनको विवेचना नहीं करनी पड़ती। ये बताइए फिर सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, आपके शासन में रहे हैं, वो उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? वो आज तक बाहर क्यों नहीं आ पाया? अगर गलत नहीं है तो उनको जमानत होनी चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए, उनको अपनी बातें मतलब सांच को आज क्या। देखिए, बड़े बड़े लोगों की बातें तो मैं जानता समझता नहीं हूँ। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। अब कौन लोग जेल में हैं, किसने किसने क्या किया है, ये बेहतर डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, क्योंकि मेरे को इसका अध्ययन नहीं है, जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कब से ओपन फोरम में ईडी के खिलाफ बात कर रहा हूँ कि ईडी गलत कर रही है। मैं कहाँ रुका कभी, मैं कहाँ डरा कभी, मैं कहाँ पीछे हटा कभी, मैंने कब किसी बात को सार्वजनिक रूप से चर्चा करने में पीछे हटा। ईडी के दफ्तर में भी जाके मैंने किया, मैंने तो कितने बार ईडी के दफ्तर गया जब बुलाए। लेकिन जो नैरेटिव क्रिएशन है, इस नैरेटिव क्रिएशन से कुछ नहीं होता। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल डेट्स दे रहे हैं। अभी बोलते हैं कि ये महीना, फिर वो महीना, फिर ये महीना। आपसे मेरा तो ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना है कि भाई ईडी से पहले उनको कैसे सब कुछ पता चल जाता है? क्या जो हम आरोप लगाते हैं कि ये इनकी बी टीम है, वो सच्चाई है क्या, जो ईडी और बीजेपी इतना एक दूसरे से जुड़ के चलती है? देखिए, जैसे किसी घर में जांच करना या किसी घर में प्रवेश करके उनके घर के पूरे चीज़ों को अस्त व्यस्त खंगाल लेना, तो वो समझिए कि उसके लिए मतलब कोई इतना कुछ एविडेंस होंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है एविडेंस नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी एविडेंस है सार्वजनिक करे। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, सार्वजनिक करे उसको। अच्छा, अभी प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके सामने मैदान में है, किस रूप में देख रहे हैं? भिलाई उनको बेहतर तरीके से जानता समझता है। भिलाई के लोग प्रबुद्ध हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी भिलाई की जनता चुनाव लड़ रही है, परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए, इजराइल का एक सिस्टम है, पता नहीं आप जानकारी उसकी है कि नहीं है। इजराइल अपने सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम बनाता है। आपने भिलाई नगर में बहुत सारे डोम शेड बना रखे हैं। तो ये जो डोम शेड बनाना और अभी जो आपका आवरण रहेगा, सुरक्षा का आवरण, जीत के लिए प्रोग्रेसिव होने का आवरण, वो आवरण क्या हो सकता है? किस आवरण पे बात होगी? किस आवरण के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जनता के बीच में जीता हूँ। मैंने पिछले 5 साल से लगातार जनता के लिए समर्पण के साथ काम किया है, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम किया है। जहाँ तक आवरण या कोई डोम बना के जाना है, वो उनको जाना है जो होती है। लेकिन हाँ, वही मैं बोला, जो डोम बना के और बैठ के जो लोगों को समस्या होती है ना, वो जो आखिरी समय में निकलते हैं ना, उनको होती है। मैं तो न जाने कितने समय से बैठ के मीटिंग्स,
घर घर जाना, सब चीज़ कर रहा हूँ। मेरा अच्छा कम्युनिकेशन है लोगों से। महिलाएं, बहनें, वरिष्ठ, ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत होने वाली है भिलाई के चुनाव में। भिलाई का चुनाव कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं है केवल, भिलाई की जनता से भी, और भिलाई की जनता उनसे जवाब मांगेगी भी और जवाब देगी भी। देखिए, दो फाइटर जब लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात ले लें, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो अपोनेंट जो फाइटर है उसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके अटैकिंग मोड और डिफेंसिव जो मोड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, पांडे जी को क्या समझ पाए आप, कितना समझते हैं, कैसे आपके ऊपर वो प्रहार कर सकते हैं, कैसे आप उनका बचाव कर सकते हैं, कैसे आप ऑफेंसिव मोड पर रहेंगे, डिफेंसिव मोड पर रहेंगे, क्या होगा? मेरे लिए जो महत्वपूर्ण था पिछले समय में जानना समझना, वो भिलाई की जनता की भावना को जानना समझना था, भिलाई की जनता के स्वरूप को जानना समझना था, भिलाई की जनता के इमोशंस को समझना था, भिलाई की जनता की जो उम्मीदें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको जानना समझना था और उसको पे काम करना था। मैंने अपना कर्म किया है। और ये जो चुनावी समय होता है, ये चुनावी समय को अगर कोई कहे कि मैं प्रबंधन से उसको जकड़ लूँगा, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रबंधन करने वाले लोग होते हैं देश दुनिया में, लेकिन भावनाओं को कभी किसी भी प्रबंधन से जोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। आप ओपोनेंट को एकदम साइड लाइन क्यों कर दे रहे हैं? मैं कभी किसी ओपोनेंट के लिए काम ही नहीं किया। लोग ओपोनेंट के लिए काम करते हैं, इसलिए वो ओपोनेंट पे फोकस करते हैं। मैं तो अपना काम करता हूँ। मैं तो अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। मैं तो अपना मैं मतलब भिलाइयन हूँ। मैं भिलाई को प्यार करता हूँ, मैं भिलाई के लोगों के साथ जीता हूँ, तो मेरे को भिलाई से मतलब है। मुझे जो मैं कर रहा हूँ उससे मतलब है। मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता कि अपोनेंट क्या कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी, ही विल नो, वो जानेंगे, उनको करना है। मुझे जो करना है मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, जैसे भिलाई में आपके द्वारा किए गए काम तो आप समय समय पे बताते रहते हैं, हम लोग कवरेज भी किए हैं। आपको क्या लगता है कि आप कैसे काम गिना सकते हैं जो आपको अपोनेंट पार्टी के अच्छे लगते हैं और आपको उससे सुपर लीड करते हुए अपने काम अच्छे लगते हैं? आगे इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ बड़ी प्लानिंग है? देखो, गिनाने विनाने का काम तो अब दूसरे लोग करते हैं, मैं गिनाने और बताने का काम नहीं करता। देखिए, जो भी काम हुए हैं वो क्षेत्र की जनता के रिक्वायरमेंट के अनुसार हुए। ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी, जो उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए, उसके आधार पर हम लोगों ने कामों को किया है, कार्यों को किया है। और आने वाले समय में भी यही स्ट्रैटेजी है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोग हमसे चाहते हैं, हम उस पर काम करेंगे। दो अंतिम बड़े सवाल है। एक तो भिलाई के क्षेत्र में पानी के लिए अभी जो प्रॉब्लम क्राइसिस हुआ था, उसमें पानी की टंकियाँ जर्जर और उसके बाद में उसको डेमोलिश करने का चल रहा था। आप लोगों ने पानी अपने ज़रिए से पहुँचाया, और उसके बाद जो यहाँ की जो लीज़ की जो एक रजिस्ट्री का, लीज़ के जो एग्रीमेंट डीड की रजिस्ट्री का मामला हुआ था, इन दोनों ही विषयों पे जो आपका पक्ष हो, अभिमत हो, क्या कहना चाहते हैं जनता को? देखिए, पानी की जो मामला है, ये बात तो सच है, पिछले 25 सालों में टाउनशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे वृद्ध होता गया है, कमज़ोर होता गया है। पिछले समय में जो सरकारें थी, उन्होंने टाउनशिप को अछूता करके छोड़ा हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद टाउनशिप पे हम लोगों ने बहुत फोकस करके काम किया है। बहुत सारे छोटे बड़े डेवलपमेंट आपको दिखते होंगे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार अभी हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। अभी एक बड़ा काम तो हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, जो शिवनाथ नदी से पानी यहाँ बीएसपी के लिए भेजना है, उसकी व्यवस्था हो गई है। अब आने वाले समय में कुछ टंकियों बनाने की ज़रूरत है और पाइपलाइन चेंज करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में उसको भी करके दिखाएंगे, ताकि पानी की पूर्णतः समस्या का समाधान हो सके। और टंकियाँ जो कमज़ोर हुई हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ है, इसमें सालों से लोगों की नेग्लिजेंसी है, इसके कारण हुआ है। और ये नेग्लिजेंसी पे तो मैं नहीं कहूँगा कि इसकी है क्या है, जनता सब समझती है, लेकिन आने वाला समय बेहतर रहेगा। लीज़ डीड की बात है, तो हमने लीज़ की रजिस्ट्री कराई है, जिसको बीजेपी के समय कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। 2001, 2, 3 के दरों के आधार पर हम लोगों ने लोगों की मदद की है। और आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमितीकरण और फ्री होल्ड की भी घोषणा की है, तो ये टाउनशिप के लोगों के लिए अच्छी बात है। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं जिनके, उनको भी ये अवसर मिलेगा। तो एक बड़े लेवल पे टाउनशिप की समस्या का समाधान हो रहा है। अब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ये नियमितीकरण और फ्री होल्ड पे चुनाव के बाद। दो अंतिम सवाल और याद आ गए मुझे, जैसे कि चुनाव में किसी प्रत्याशी को अपनी जायदाद या संपत्ति या चल अचल एसेट्स के डिक्लेरेशन देने रहते हैं, आप क्या दे पाएंगे? क्या कुछ संपत्ति है, या फिर जैसे कि मैंने आपका एक बार इंटरव्यू किया था, तो
मजाक मजाक में बात हो गई थी कि बीपीएल कार्ड तो नहीं रखे हैं। नहीं, देखो बीपीएल श्रेणी में इसलिए नहीं आता क्योंकि सरकार तनख्वाह देती है, सरकारी व्यक्ति हूँ मेरे। और ऐसा है कि जो डिक्लेरेशन संपत्ति का है वो तो सार्वजनिक है। 2015 के इलेक्शन में भी दिया था मेयर में, 18 में भी दिया था, अभी भी दूंगा। और मेरा तो सारी संपत्ति का डिक्लेरेशन खुद ईडी ने कर दिया, उससे बेहतर कौन आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ईडी वाले जब आए थे, एक फिल्म लेके थी हमने जो अजय देवगन की फिल्म थी, जिसमें आए थे ना, तो वो सारा घर खोद देते हैं, उनमें कुछ मिलता नहीं है। फिर उन्हें कोई बता देता है कि ये यार ये नक्शा गलत बना है, तो वो लोग दीवार बजा कर देखते हैं ऐसे। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ पिलर उलर कुछ बजा के देखे थे क्या? आप अभी भी चल के घर पे ही हो, आप भी बजा के देख सकते हो, जहाँ बजा के और खोद के। टेक्निकल मास्टर नहीं है। नहीं, तो आपकी इच्छा है तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं, आइए चलिए देखिए, सब कुछ दिखा देते हैं आपको। और देखो भाई, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी, ठीक है। और मुझे लगता है मेरे बारे में ईडी से बेहतर, जो कागजात संपत्ति की अगर बात करें तो ईडी से बेहतर तो कोई कागज नहीं निकाल सकता, उसको भेजे ही इसीलिए थे। तो सब कुछ सार्वजनिक है मेरे जीवन का। मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हो, जो है वो सार्वजनिक है और लोगों के बीच में, और लोग उसको जानते हैं। अगर आप इसे चक्रव्यूह मानते हैं तो इस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे? कहाँ कोई चक्रव्यूह है? चक्रव्यूह है ही कहाँ है? चक्रव्यूह उसके लिए रहता है जो गलती करता है, जो फंसता है किसी चीज़ में। हमने तो कभी किसी तरह की, मतलब चक्रव्यूह उसके लिए भी हो जिसकी नीयत में खोट हो। हमारी ना नीयत में खोट रही है, ना नीति में खोट रही है, हम कहाँ चक्रव्यूह में फंसेंगे? जीवन भर नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा जीवन, हमको हमारा व्यक्तिगत जीवन हमको कैसे जीना है और सार्वजनिक जीवन कैसे जीना है। ये दोनों जीवन के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं समझता हूँ। तो कहीं कोई ऐसी चक्रव्यूह की बात नहीं है। आज की दिन की बात है, आज से 5 साल निकलेंगे, 10 साल निकलेंगे, 20 साल निकलेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन कभी देवेंद्र के ऊपर कोई भी आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा कि मैं जानता हूँ मेरी सच्चाई, और मेरा ईश्वर जानता है। ये देवेंद्र यादव हैं। हम जब भी इनसे बातचीत करते हैं और कॉन्फ्रंट करते हैं, इनकी एक आदत है, सवालों को कॉन्फ्रंट करते हैं, किसी भी लेवल के सवाल है। मैं कोशिश करता हूं कि जो एग्जैक्ट कंडीशन चल रही है वर्तमान में, जो चर्चा परिचर्चा या बातें या मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन सारे विषयों पे आप तक पूरी बातें पहुंचनी चाहिए। और देवेंद्र हर समय ये कोशिश करते हैं कि पूरे जो डिक्लेरेशन है उनकी तरफ से, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो पहुँचे। तो देवेंद्र, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू भैया। और आप बहुत अच्छे से लड़ें। चुनाव कैसा होगा, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, वो तो आगे वाली वक्त की बात है, लेकिन अभी हम शुभकामनाएं देते हैं। तो ऐसी आप खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल नेशन फर्स्ट टीवी के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। हमारी और देवेंद्र की बातचीत में अगर आपकी कोई राय हो, वीडियो के नीचे लिखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बहुत जल्दी करिएगा। और हम ऐसे इंटरव्यूज़ और ऐसी बातें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।